अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुर्रम सियाल है और सिटी कॉलेज मुल्तान जिन्हा कैंपस मरियम कैंपस से मेरा ताल्लुक़ है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो सेकेंड ईयर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि हमारे पास जो आगे सिलेबस आने वाला है उसकी तरतीब क्या है, उसकी तरीक़ाकार क्या है। उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि यहाँ पे ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं और चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इसका ताल्लुक़ कैलकुलस के साथ है और 4, 6 का ताल्लुक़ एनालिटिकल ज्योमेट्री के साथ है, 5 का ताल्लुक़ ऑप्टिमाइजेशन के साथ है और चैप्टर नंबर जो 7 है उसका ताल्लुक़ वेक्टर्स यानी फ़िज़िक्स का एक सब टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने जाहिर सी बात है जस्ट एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का वो मैंने सॉल्व किया था, उससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं किया। तो प्रॉपरली आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, इस लेक्चर को प्रॉपर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के हवाले से हमारा टॉपिक है। देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 है और लेक्चर नंबर 1 आपके सामने बच्चों इस वक्त मौजूद है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो तरीक़ाकार क्या है, उस पॉइंट को आपने ज़रा समझना है। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि कैलकुलस क्या है, कैलकुलस की डेफिनेशन क्या है। बच्चों, अगर मैं कैलकुलस को, क्योंकि आपकी बुक का टाइटल है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, अगर मैं एक लाइन में डिफ़ाइन करूं आपकी बुक को, कैलकुलस को, जो कैलकुलस का वर्ड है उसको मैं अगर डिफ़ाइन करूं तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ द पार्टिकल की मोशन में जो रेट ऑफ चेंज है उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, कैलकुलस कहलाएगी। द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज़ कॉल्ड कैलकुलस। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस की बात आपको समझ आ चुकी। तो कैलकुलस के हवाले से जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं या मोशन की बात करते हैं तो मोशन का एक फ़ंक्शन जनरेट होता है, उस फंक्शन के ऊपर हम बाकी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो बाकी तरीक़ाकार है वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ अपनी अगली स्लाइड पर और प्रॉपरली हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेज नंबर 1, आपके चैप्टर का पेज नंबर 1 जो है वो आप ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर लिख दिया हुआ है कि पेज नंबर 1 जो है वो आप लोगों ने ओपन करना है। उस पर लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। बच्चों, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन की जो बात आ रही है वो हमने अंडरस्टैंड करनी है। देखिए, बहुत ही क्लियर एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है। द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। बच्चों, हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज, उसने इस फंक्शन की टर्म को एक्सप्लेन किया। द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज टू डिस्क्राइब। तो उसने कहा ये क्या है, ये डिपेंडेंस है ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर, यानी एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर क्या है बच्चों, डिपेंडेंस है। ज़रा बात को समझिएगा, यानी जाहिर सी बात है दो चीज़ों का आपस में लिंक है, दो वेरिएबल हैं, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का दरमियान कोई ताल्लुक़ है और क्या होगा, एक चीज़ डिपेंडेंट होगी, एक चीज़ इंडिपेंडेंट होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली के अंदर अगर आपको देखा जाए तो आपके फादर का जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट है और आपका जो डिसीजन है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि आप अपने फादर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो फादर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनके फादर स्टिल हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो फिर तो वो अपने फादर से मशवरा लेंगे। अगर वो उनके फादर जो है वो नहीं है तो फिर वो ज़ाहिरी बात है ख़ुद इंडिपेंडेंट है और वो अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी की जो डिपेंडेंस है दूसरी क्वांटिटी पर, उसको उसने बयान किया है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट हाउ दिस टर्म इज़ यूज। तो कहते हैं कि जो एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई हैं ये बताएंगी कि ये टर्म किस तरह से इंट्रोड्यूस होंगी। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इशू है। तो यहाँ पे आ जाएगा द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स। यानी कोई भी हमारे पास एरिया ए जो है स्क्वायर का वो डिपेंड करता है किस पर,
एक स्क्वायर की साइड पर जिसकी लेंथ हमने क्या कही हुई है, x कही हुई है, बाय द फार्मूला। अब यहाँ पे फार्मूला जी क्या है हमारे पास, फार्मूला है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी बच्चों, सो वी से दैट a इज फंक्शन ऑफ x। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि a जो है वो हमारे पास फंक्शन है किसका, x का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखो ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर ये हमारे पास लेंथ है x, और ये जाहिरी बात है स्क्वायर है तो विड्थ जो है वो भी x होगी। तो अब यहाँ पे इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, x इंटू एक्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। सो एरिया विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं वेरिएबल की सूरत में। एक तो बच्चों आपके पास a मौजूद है, एक आपके पास x मौजूद है। तो जाहिरी बात है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या है बच्चों, रिलेशन है। अब इस रिलेशन के अंदर a जो है ये हमारे पास है डिपेंडेंट, एरिया जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, और x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पे कहेंगे a इज़ अ फंक्शन ऑफ x। बच्चों बात समझ आ गई, a इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इस पॉइंट को ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि अब x की जो वैल्यू है वो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी स्क्वायर की लेंथ जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। जो हम स्क्वायर की लेंथ लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि a और x के दरमियान रिलेशन है। a जो है वो x पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सो a जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अब यहाँ पे इन आइडियाज़ को समझते हुए हम ये साथ बयान कर देते हैं कि a इज़ आ फंक्शन ऑफ x, यानी a क्या है, x का फंक्शन है। इसी तरीके से बच्चों सेकंड एग्जांपल आपकी बुक के अंदर ही लिखी हुई है, इसी डेफिनेशन के नीचे लिखी हुई है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। द वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा जाएगा v ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r, यानी एक वॉल्यूम v है, उसका जो डिपेंडेंस है वो किस पे है, एक स्फीयर रेडियस r पर है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये स्फीयर क्या होती है। बच्चों 3 डायमेंशन के अंदर जो बॉल होगी जिसका वॉल्यूम और हुजम होता है, मतलब वॉल्यूम है जिसका, उसको हम नाम देते हैं स्फीयर का। जस्ट लाइक फुटबॉल ले लें, कोई भी छोटी बॉल बड़ी बॉल जो भी आप बॉल लेंगे वो क्या कहलाएगी, स्फीयर कहलाएगी। अब उस स्फीयर का रेडियस, जाहिर बात उस बॉल का रेडियस होगा r, तो उस बॉल का जो वॉल्यूम है बच्चों वो डिपेंड करेगा किस पर, r पर। जितना r ज़्यादा होता जाएगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा, जितना r कम होता जाएगा उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा। यानी रेडियस अगर हम फुटबॉल का बढ़ाते जाएं तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज़, और अगर हम रेडियस कम करते जाएं तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा बाय द फार्मूला। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे फार्मूला है जी, v इज़ इक्वल टू पाई इंटू 4/3 r³। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को आपने ज़रा याद रख लेना। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर उसको शो नहीं कर रहा, पाई इंटू 4/3 r³। सो वी से दैट v इज़ अ फंक्शन ऑफ r। तो v जो है वो हमारे पास फंक्शन है बच्चों किसका, r का। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये दो बातें क्लियर हो गई कि हमारे पास जो फार्मूला लिखा हुआ है v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r³, दिस इज़ द एक्चुअली फंक्शन ऑफ r, यानी v जो है वो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, r यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि v इज़ अ फंक्शन ऑफ r। बच्चों कांस्टेंट वैल्यू को नहीं देखा करते होते, हमेशा वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक जोड़ा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये दो बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम फंक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन की जानिब कि अगर आपको कहे कि डिफ़ाइन अ फंक्शन, तो आप फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करोगे। देखो फंक्शन को डिफ़ाइन करने का तरीक़ाकार ये है। बच्चों यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस, ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। अ फंक्शन इज़ अ रूल, बच्चों फंक्शन क्या है, हमारे पास एक रूल है,
यह एक कॉरस्पॉन्डेंस है, यानी ताल्लुक है, रिलेटिंग टू सेट्स, जो दो सेट्स को आपस में मिलाएगा, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, कि पहले सेट का हर एलिमेंट corresponds to one and only one element in the second set। तो पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जाकर क्या होगा, मिलाप करेगा, एक एलिमेंट के साथ जाकर मिलेगा। मिसाल के तौर पे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये एक सेट है, इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल एक्स। ये हमारे पास दूसरा सेट है, इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल वाई का। अब बच्चों यहाँ से आगे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट एफ इज़ अ फंक्शन। एफ क्या है हमारे पास, फंक्शन है। अच्छा, अब इस फंक्शन के हवाले से मैं कहता हूँ कि एक स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स का मेंबर है। अच्छा, अब इसी हवाले से हमारे पास स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल वाई का मेंबर है, यानी एक्स, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, अब इस एक्स के ऊपर एफ होगा ऑपरेट। बच्चों एक्स के ऊपर एफ क्या होगा, ऑपरेट होगा और आंसर देगा वाई, यानी सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब आप लोगों ने समझ ली बात कि पहले सेट का हर एलिमेंट, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, ये एक पॉइंट है, इसको याद रखें कि पहले सेट का हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, पहले सेट का हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। तो यानी दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्ड करे। यानी मिसाल के तौर पे देखो बच्चों, अब मैं समझाने के लिए इसको ये कहता हूँ कि अगर लेट सपोज कि एक सेट है, इसके अंदर ए, बी और सी है, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है और एफ लिखा हुआ है। तो पहले सेट एक्स का हर एलिमेंट, यानी ए जो है वो एफ की तरफ चला जाए, ई की तरफ चला जाए या डी की तरफ चला जाए, बी जो है वो डी की तरफ चला जाए, सी जो है वो ई की तरफ चला जाए। तो यानी पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्या करे, मैप करे, यानी एक डोमेन की, तो ये डोमेन कहलाएगी बच्चों। एक डोमेन की इमेजेस एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा रेंजेस नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप लोगों ने समझना है। ईच डोमेन हैज़ अ डिस्टिंक्ट रेंज, तो यहाँ पे हर डोमेन की जो रेंज है वो क्या हो, डिफरेंट हो। अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं कि डिफरेंट हो, लेकिन यूनिक हो। मिसाल के तौर पे अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है जी a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2। अब इस फार्मूले में जब x की जगह आप 2 पुट करेंगे, सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस फार्मूले के अंदर आप 2 जितनी दफ़ा दिल चाहे आपका पुट करें, हर दफ़ा आंसर क्या होगा, 4 होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो पुट कर रहे हैं बच्चों वो डोमेन है और जो हासिल हो रहा है वो क्या है, रेंज है। तो इस बात को आप लोगों ने समझना है, जो पुट कर रहे हैं वो डोमेन है, जो हासिल हो रहा है वो रेंज है। तो इसका मतलब है हर डोमेन के अगेंस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो ऐसी सूरत को हम कहते हैं फंक्शन। तो यही बात उसमें लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कोरस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट, यानी हर डोमेन जो है वो दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जाकर मैप करे, एक से ज़्यादा एलिमेंट को ना मिले जाके। अगर मिसाल के तौर पे लेट सपोज कि मेरे पास ये ए जो है ये डी को भी मैप कर जाता है, तो इसका मतलब है कि ए की जो इमेजेस हैं वो 2 हो गई, एक डी हो गई और एक एफ हो गई। तो ऐसी सूरत में फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। इस बात को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो बच्चों, अब इसके बाद आपकी इसी बुक के अंदर, इसी पेज के ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर डोमेन और रेंज को मैंने एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों, अगर हमारे पास f एक फंक्शन हो फ्रॉम सेट x टू सेट y
और x से y की जानिब जा रहा हो, यानी x को डोमेन ले और y को रेंज बनाए, तो ऐसी सूरत में जो कैपिटल X का सेट होगा ये बच्चों हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। जी बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन। और जो दूसरा सेट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको डोमेन और रेंज के हवाले से बात क्लियर हो गई। इफ़ f इज़ अ फंक्शन और कॉरस्पॉन्डेंस विच रिलेट टू सेट्स x एंड y such that small x belongs to x and capital Y, small y belongs to capital Y, then the set capital X is called domain, the set capital Y is called range। ये आपके इसी पेज पर, पेज नंबर 1 पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अगला पॉइंट आ रहा है वो बच्चों हमारे पास है जी नोटेशन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन को जाहिर करने का तरीका। तो बच्चों फंक्शन को जाहिर करने का तरीका क्या है, ये हमारे पास एक स्विस मैथमेटिशियन था ईलर, उसने इसको इन्वेंट किया था, उसने बयान किया था कि किसी भी फंक्शन को जाहिर करने के लिए हम लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। जी जनाब, तो स्विस मैथमेटिशियन यूलर की ये कारनामा था, उसने दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके इसी पेज नंबर 1 की लास्ट लाइन के अंदर ये बात लिखी हुई है, इसको भी आप लोगों ने ज़रा याद कर लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद बच्चों चलते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या एक्सप्लेन करना है जी, किसके ऊपर बात करनी है। ले जी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास बच्चों फंक्शन आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इसके दो जुज़ हैं। पहले जुज़ में हमारे पास लिखा हुआ है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स। बच्चों ये एफ ऑफ एक्स है, इसको नोट कर लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस 4। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ये स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे ये एफ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी एफ लिखा हुआ है। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस 4। तो ये हमारे पास ए पार्ट है, इसके अंदर थर्ड जो है वो हमने सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट जो है वो पुट करना है, बल्कि मेरा ख्याल है यहाँ पे भी शायद एक्स स्क्वायर है। लो जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने यहाँ पे इसका सोल्यूशन शुरू करना है। तो आपने लिखना है फंक्शन में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस 4 पुट करना है। तो ये हमारे पास बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा जी हमारे पास x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ले बच्चों मैंने क्या किया, x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रिप्लेस कर दिया। ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन है बच्चों। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ए पार्ट के अंदर फोर्थ पार्ट पुट करना है, और इसी तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है उसके अंदर हमने ये थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आप लिखोगे बच्चों x पावर 4 प्लस हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 8x, फिर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू x पावर 4, बल्कि x पावर 4 हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस 12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आगे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो आपने यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह x माइनस 1 बच्चों रिप्लेस कर देना है। सो दिस इज अंडर रूट x प्लस 4 एंड आंसर विल बी इक्वल टू अंडर रूट,
सॉरी x की जगह हमने पुट करना था x माइनस 1, तो इसको हम थोड़ा सा रिमूव करके इसको सही करते हैं। ले बच्चों, x की जगह ये वाला जो x है इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं x माइनस 1 और आगे हो जाएगा प्लस 4। सो आंसर विल बी अंडर रूट x minus 1 plus 4, this is plus 3, so this is the required answer। लें बच्चों, ये हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे। ये दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। ये पहले भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने करके दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे ज़रा फॉर्मली कर दिए, इनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अगली स्लाइड पर, देखते हैं उसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है। लें जी बच्चों, अभी इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ यहीं तक डिस्कस करना था। इससे आगे अगला लेक्चर शुरू हो जाएगा, तो वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।